नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था। आज स्वर से आगे हम व्यंजनों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजनों को लिख दिया है और ताकि समय कम लगे, इससे पहले जहां पर तक हमने स्वरों को अध्ययन किया था तो उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल से स्वर बताए थे। एक बार पहले आप जो है स्वरों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद आपको व्यंजन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये पहला चैप्टर हिंदी का है वर्णमाला। यहां से आपके काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो पूरी विस्तृत वीडियो ये होने वाली है, विस्तार से मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। यहां पर हमने 25 व्यंजनों को लिखा है, क से लेकर के और म तक के। इन 25 व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। 25 व्यंजनों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनको हम कचटतप वर्ग कह लेते हैं। क, च, ट, त, प। तो इनको कचटतप वर्ग कहा जाता है और कचटतप वर्ग प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनकी संख्या हो गई 25 और इनको कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। अब आप प्रत्येक वर्ग के, जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर, च वर्ग का अंतिम अक्षर, चाहे ट वर्ग का अंतिम अक्षर हो, त वर्ग का अंतिम अक्षर हो या प वर्ग का अंतिम अक्षर हो, ये जो अंतिम के अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर, इन्हीं को हम लोग पंचमा अक्षर कह देते हैं या इन्हीं को हम लोग अनुनासिक कह देते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए पंचमा अक्षर क्या है और अनुनासिक क्या है, क्यों इनको अनुनासिक कहते हैं, क्यों पंचमा अक्षर का प्रयोग कहां होता है, तो उसके बारे में अभी समझ लेंगे। उससे पहले एक चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको जो है इस तरीके से रेखाएं मिलती हैं, इस तरीके से मात्राएं मिलती हैं। किसी भी वर्ण के ऊपर लगी रेखा, मान करके चलिए मैंने यहाँ पे लिखा क लिखा और क में मैंने एक मात्रा लगा दी इस तरीके से, तो क के ऊपर जो ये रेखा है, इस रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। इस रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। जबकि क के सामने लगी हुई ये जो रेखा है, इसको खड़ी पाई के नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा कि किसी भी व्यंजन वर्ण, किसी भी वर्ण के अंतर्गत, व्यंजन हो चाहे स्वर हो, किसी भी वर्ण के अंतर्गत ऊपर लगी हुई, वर्ण के ऊपर लगी हुई जो रेखा होती है, उस रेखा को हम शिरोरेखा कहते हैं। जबकि सामने लगी हुई जो मात्रा होती है, उसको हम लोग खड़ी पाई कह देते हैं। तो दो चीजों को समझना है यहां पर। एक तो ये कि इसके ऊपर हमेशा एक, कई बार आप देखोगे तो पंचमा अक्षर के प्रयोग में हमेशा इसके ऊपर आपको बिंदी मिलेगी। नहीं समझ में आया तो यहां पर मैं कुछ वर्णों से समझाऊंगा। जैसे मान करके चलो मैंने लिखा गंगा, तो अब मैं इस गंगा को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, गंगा, अंगा। तो इसका प्रयोग अंगा की ध्वनि के लिए ही होता है। पंचमा अक्षर का प्रयोग हर जगह अंगा की ध्वनि के लिए होता है। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। बाकी इन सब का प्रयोग एक ही चीज के लिए होता है, वो है अंगा की ध्वनि के लिए। यानी ये जो बिंदु होता है, किसी भी शब्द के ऊपर लगा हुआ ये जो बिंदु होता है, इसको हिंदी में अनुस्वार कह देते हैं। इसको हिंदी में अनुस्वार कह देते हैं। तो यदि अगर मैं कहूं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमा अक्षर के लिए किया जाता है, चाहे वो किसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो, उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तो यह गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पे गंगा लिखा, तो गंगा में आपको क वर्ग का 5वां अक्षर मिलेगा। मान करके चलिए मैं यहां पर संबंध लिख देता हूं, तो संबंध को ऊपर भी मैंने यहां पे बिंदी लगाई, ये भी सही है। और यदि संबंध इस तरीके से लिखे गए हैं तो ये भी सही है, दोनों तरीके से सही है। अच्छा, एक और चीज मान लेते हैं। जैसे मान करके चलिए हिंदी लिखा है, हिंदी इस तरीके से भी सही है और हिंदी इस तरीके से भी सही है, हिंदी इस तरीके से भी सही है। तो यहां पे न है, यहां पे म है, यहां पे देखेंगे क वर्ग का 5वां अक्षर है, लेकिन सबकी जगह पर आप देखेंगे तो बिंदी से भी काम चल रहा है। जैसे गंगा, संबंध में म का काम बिंदी से चल रहा है, हिंदी में न का काम बिंदी से ही चल रहा है। तो ये जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का प्रयोग पंचमा अक्षर के लिए किया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रख लेना है कि पंचमा अक्षर कोई भी हो, उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। इसका उच्चारण स्थान देखोगे यहाँ पे गंगा, तो
तो हम इसका अंगा के रूप में ही प्रयोग करते हैं। संबंध, संबंध का भी अंगा की ध्वनि से उच्चारण होता है, लेकिन दोनों ओठ बंद होने के कारण म की ध्वनि आ जाती है। जब म का हम उच्चारण करते हैं तो दोनों ओठ बंद हो जाते हैं, इसलिए ध्वनि म की आती है। इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, लेकिन इन सभी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंगा की ध्वनि के लिए किया जाता है, यानी अनुस्वार के लिए पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है। एक फंडा तो हमने इस 25 वर्णों के अंदर ये समझा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको वर्णमाला में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा आपके काम की चीज बताने वाला हूं। जैसे मान करके चलिए, यहां से क से लेकर के म तक आपने जो है एक वर्ग देखा, कचट तप वर्ग में हमने इनको बांट के रखा। अब ट वर्ग का आप तीसरा और चौथा वर्ण ले लीजिए, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड और चौथा वर्ण ढ हो जाता है। तीसरा और चौथा वर्ण जो होता है, इन दोनों के दोनों को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में इनको रखा जाता है, या फिर इन्हीं को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कह देते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन बोले या द्विगुण व्यंजन बोले तो एक ही बात है। कौन कौन होता है? तो ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण जो है वो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाता है। द्विगुण से स्पष्ट है कि इसके दो गुण होते हैं। कैसे दो गुण होते हैं, पहले व्यवहारिक तरीके से उसको समझ लेते हैं। मान करके चलिए, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा पढ़ाई। मान लो मैंने यहां पे एक शब्द लिखा पढ़ाई, तो ये जो है ना पढ़ाई, ये इसको हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे अभी, इसको हम पढ़ाई पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ाई पढ़ेंगे। देखिए यहां पे समझिए मेरी बात को, क्योंकि ये क्या है? ढ है, इसमें आ की मात्रा लगी है, पढ़ाई हो जाएगा। जब तक इसके नीचे बिंदी नहीं लगी, अब जाकर के ये पढ़ाई हुआ। मान करके चलिए मैंने लिखा स ड क, तो ये सड़क हो गया। जब इसके नीचे बिंदी लगेगी तो सड़क होगा। तो यानी ये जो ड और ढ है, इनका प्रयोग सड़क में भी हो रहा है, पढ़ाई में भी हो रहा है, और पढ़ाई और सड़क में भी हो रहा है। तो इनके दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में किसी भी शब्द की शुरुआत भले ड से हो रही हो, ढ से हो रही हो, जैसे ड से हिंदी में कई जगह लिखा होता है डाल डाल, ऐसा लिखा होता है, डाली लिखा होता है, ऐसा डाली के बारे में, डाली पत्ते, तो ऐसे डाली लिखा होता है, ड लिखा होता है। ये ढ से ढक्कन लिखा होता है, कई जगह ढ से ढक्कन है कि नहीं है। ड से मान लो मैंने यहाँ पे डाली लिख दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से लिखा होता है। तो ये जो दोनों के दोनों शब्द हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत हो सकती है, इनसे हिंदी में शब्दों की शुरुआत हो सकती है। परंतु यदि इनके नीचे बिंदी लगी हो, इनमें बिंदी लगी हो, तो बिंदी जिनमें लगी हुई होती है उनको हम उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनसे किसी की भी शुरुआत हिंदी भाषा में नहीं होती है। यानी ऐसा हिंदी में कोई शब्द नहीं है जिसके शुरुआत में, मान लो ढक्कन में, ऐसे शुरुआत में बिंदी नहीं लगती है। पढ़ाई में प्रयोग होता है, तो पढ़ाई में ये बीच में शब्द आता है, इसमें बिंदी का प्रयोग होता है। तो अब दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। मान लो मैंने बोल दिया पढ़ाई, तो ये ढाई है ना लिखा हुआ। अगर मैं ये पौ को हटा दूं, ये तो क्या लिखा है? ढाई लिखा है। अगर ये पौ लगा दूं तो तब पढ़ाई तो हुआ ये, लेकिन अगर मैं इसके नीचे बिंदी लगा दूंगा तो पढ़ाई तब होगा। यहां पे मान करके चलिए जैसे लिखा है सड़क, अब इसको हम सड़क पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे बिंदी नहीं लगी है। अब इसके नीचे बिंदी लगा दूंगा तो सड़क हो जाएगा। तो इनके दो रूप हमको देखने को मिलते हैं, ड और ढ के, इसलिए इनको हम उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन अलग अलग नामों से जानते हैं। ये 5 के बारे में हमने चर्चा की और ये 2 के बारे में चर्चा की। अभी अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण सब छोड़ दीजिए, आगे की कुछ बातों को समझते हैं। अघोष सघोष सब लास्ट में एक साथ समझ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उच्चारण स्थान, क्योंकि पेपर के अंतर्गत उच्चारण स्थान से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अब कुछ चीजों का उच्चारण स्थान वगैरह समझ लेते हैं। इनके उच्चारण स्थान को समझने का एक तरीका है जिसको बड़े शॉर्ट तरीके से हर कोई याद रख लेता है। मान करके चलिए कि बोल दिया कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर पहले तो यह समझ लेना है कि हम कैसे बांट सकते हैं किसी भी चीज को। सबसे पहले हम जब भी उच्चारण स्थान के आधार पर बांटते हैं तो इस तरीके से मान करके चलिए ये मुंह है और यहां से ध्वनि आएगी, तो देखेंगे तो सबसे पहले कंठ का प्रयोग होता है। सबसे पहले बोलते हुए कंठ का प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है हिंदी में कि विचार उत्पन्न होते हैं हृदय में,
हिंदी से विचार उत्पन्न होते हैं, कहा जाता है हृदय में विचार उत्पन्न हुआ। हमने बोला तो बोलते हुए सबसे पहले उच्चारण कहां से हुआ, तो उच्चारण हुआ कंठ से। कंठ के बाद हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंठ के बाद अगला उच्चारण स्थान जो होता है उसको हम कह देते हैं तालु। तालु के बाद होता है मूर्धा, मूर्धा के बाद होता है दंत, और दंत के बाद होता है ओष्ठ। तो यहां कंठ से ही शुरुआत होती है। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। तो ये उच्चारण स्थान होते हैं अलग अलग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किस किस को कहते हैं तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। उससे पहले यहां पे एक चीज को समझना है कि इन सबके उच्चारण स्थान को हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं, KTM। KTM एक बाइक है और ये एक ट्रिक भी है, KTM DO। इस तरीके से आप सबके उच्चारण स्थान ध्यान रख सकते हो। K से हो जाएगा कंठ्य, T से हो जाएगा तालु, M से हो जाएगा मूर्धा, D से हो जाएगा दंत, O से हो जाएगा ओष्ठ। तो याद रहेगा आराम से कि क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ ड़, तो ये क्या है, कंठ्य है। ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखना, सबसे पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आता है। उसी क्रम में इनको रख लेना है। के वाले जितने भी हैं, क वर्ग वाले जितने भी हैं, ये सब कंठ्य कहलाते हैं। च वर्ग वाले जितने भी हैं, इन सबको हम तालु से इनका उच्चारण होता है, तो तालव्य वर्ण इनको हम कह देते हैं, तालव्य व्यंजन कहा जाता है। एम वाले जितने भी हैं, इन सभी का उच्चारण मूर्धा से होता है। डी वाले जितने भी हैं, इन सभी का उच्चारण के समय पे जीभ जो है ना वो दांत पे जाकर के टच होती है, तो इसको दंत कह देते हैं। ओ वाला जो है, इनके उच्चारण के समय पे ओष्ठ का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कह देते हैं। तो अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, जैसे देखो के वाला, इसको हमने क्या कहा, इसका उच्चारण हुआ कंठ से, इस वर्ग का उच्चारण हुआ तालु से। इस वाले जो वर्ण है, ये ट वर्ग के जो वर्ण है, ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण हुआ मूर्धा से। मूर्धा लिखना है, मूर्धा से उच्चारण हुआ। त वर्ग के जो है, इनका उच्चारण हुआ दंत से, और प वर्ग के जो है, इनका उच्चारण हुआ ओष्ठ से। तो ये इनके उच्चारण स्थान है। पेपर में सीधा प्रश्न आता है, कभी बोल देता है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। लेकिन यहां से इतना साधारण प्रश्न भी नहीं आता है कि आपको आसानी से पता चल जाए। यहां पे कुछ और चीजों का भी आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना होता है। जैसे हमने पीछे स्वर पढ़े थे, अब स्वरों के अंतर्गत मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि अ तथा आ का उच्चारण। पहले मैं यहां पर स्वरों को लिख देता हूं, मान करके चलिए मैंने यहां पे पूरे स्वरों को लिख दिया, अ आ ई उ री ए आई ओ औ। तो मैंने यहां पे 11 स्वरों को जो है पहले लिख दिया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अ तथा आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो सबसे पहले दो अ आ आते हैं स्वरों में, उनको हम इनके साथ रख देंगे। तो कंठ में किस किस का उच्चारण किया जाता है, एक तो क वर्ग का एक उच्चारण किया जाएगा अ का, इसके अलावा उच्चारण किया जाएगा आ का। अ आ का उच्चारण इसी में होता है। इसके अलावा मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए थे तो वहां पे लास्ट में बताया था अंग और अह के बारे में। अंग और अह जो है, मैंने बताया था कि इन दोनों को हम अयोग वाह कह देते हैं। जो अ के योग से बने हो परंतु व्यंजन का अर्थ वहन करते हो, उसको अयोग वाह कह देते हैं। इन दोनों में अ है, इसका फंडा मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो अंगा की ध्वनि है, यहां पर किसकी ध्वनि है, अह। तो ये जो विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम अह के नाम से जानते हैं, तो इस विसर्ग का प्रयोग भी, इस विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। तो यदि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया कि कंठ से उच्चारित होने वाले, तो जितने कंठ से उच्चारित होते हैं वो सारे मैंने यहां लिख दिए। कंठ से कौन कौन उच्चारित होगा, क ख ग घ ड़ अ आ और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होगा। इसके बाद आ जाता है आपके पास हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ई और ई, ई और ई, ई और ई स्वरों में आ जाता है। तो ई और ई का उच्चारण आपको ध्यान रख लेना है कि ई इनका उच्चारण जो है, ये उच्चारण स्थान स्वरों के आधार पर अगर हम देखें तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। इसी तालु वर्ग के अंतर्गत आपको ध्यान रख लेना है कि हिंदी के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो य, इसके बाद वर्णमाला में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, म के बाद य र ल व।
श श श ह, अक्ष त्र ज्ञ और श्र। तो ये सारी चीजें आ जाती है। वर्णमाला की व्यंजन मैंने सभी लिख दिए। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि तालु से हम किस किस का उच्चारण करते हैं, तो च का, छ का, ज, झ और अय। तो यानी च वर्ग का पूरा, इसके अलावा ई और ई स्वर का, य का उच्चारण करते हैं, और साथ के साथ ये जो स है तो इसको तालु स कहा जाता है, और इसका उच्चारण भी जो है वो तालु से किया जाता है। तो ऐसे करके आपको उच्चारण स्थान हर चीज के ध्यान रख लेने हैं। आगे बात आती है उ और उ। तो इन दोनों को कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए उ और उ को आपको इसके साथ नहीं जोड़ देना है, मूर्धा के साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि स्वरों में मैंने आपको पढ़ाया है जब हम उ और उ बोलते हैं तो हमारे ओठ जो है वो गोल हो जाते हैं, उ बोलते हैं। तो ये ओष्ठ्य है। कैसे हैं? ओष्ठ्य है। तो ओष्ठ्य के अंतर्गत में उ और उ का उच्चारण स्थान रख देता हूं। यानी हमने कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं, और 11 में से हम लोग जो है 11 तो स्वरों में से हम लोग जो है 6 को तो ऐसे पढ़ चुके हैं, और साथ साथ एक अयोग वाह का भी उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। तो ऐसे आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज समझ में आ जाएगी उ के बाद। इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उ के अलावा और इसमें किसका उच्चारण हो जाता है, तो ओष्ठ के अंतर्गत आप देखोगे कि प वर्ग पूरा आ जाता है, प फ ब भ। देखिए प फ ब भ, अब म, प फ ब भ म, प फ ब भ म और उ, ये सभी उच्चारण इनका होता है ओष्ठ से। कंठ से अभी मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो मैंने कहा कि कंठ से उच्चारण किस किस का होता है, तो क वर्ग का, क ख ग घ ड़। इसके साथ साथ कंठ से उच्चारण होता है अ आ का। किसका उच्चारण किया जाता है? अ और आ का। इसके अलावा विसर्ग का उच्चारण भी कहां से होता है, तो कंठ से। ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछेगा विसर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ से होता है। इसके अलावा तालु से किसका होता है, तो च वर्ग का पूरा च छ ज ज य इसका होगा। स्वरों में किस किस का होगा, तो ई का। इसके अलावा य का उच्चारण, किसका उच्चारण होता है? य का उच्चारण होता है। य को हम अर्ध स्वर भी कह देते हैं, य और व को, वो आगे बताएंगे क्यों कहते हैं अर्ध स्वर। य का उच्चारण भी कंठ से होता है, और ए वाला जो स है, इस स का उच्चारण भी किससे होता है, तो इस स का उच्चारण भी जो है तालु से होता है। पहले हम इनको ऐसे याद रखते थे, सलजम वाला स, षटकोण वाला स, तो ऐसे नहीं याद रखेंगे अभी, वो तो सब बचपन की याद बात है। अभी आपको जो है तालु स, मूर्धा स, ऐसे इनको ध्यान रख लेना है। तो यहां पे मैंने कंठ का बताया, तालु का बताया, और ओष्ठ का उच्चारण स्थान आपको बताया है। इसके अलावा ट वर्ग मैंने आपको बताया कि इसका उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा से होता है। आपको ध्यान रख लेना है कि ट वर्ग में मूर्धा, पूरा ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होगा। इसके अलावा स्वरों में री का उच्चारण स्थान, इसके अलावा स्वरों में री का उच्चारण, उ को छोड़ देना है लास्ट में भी। एक सीक्वेंस से चल रहे थे, देखो सबसे पहले अ आ इसमें आ गए, ई इसमें आ गए, उ को ओष्ठ में डाल देना, उ को ओष्ठ में डाल देना, और री का उच्चारण स्थान किस में आ जाएगा? मूर्धा के अंतर्गत। री का उच्चारण स्थान मूर्धा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो य के बाद कौन सा रह गया? र। य के बाद कौन सा रह गया? र। र का उच्चारण स्थान भी किस में आ जाएगा? मूर्धा के अंतर्गत आ जाएगा। ल व कौन छोड़ गया? ल और व। तो ल व को हम छोड़ देते हैं अभी। फिर इसके अंतर्गत देखते हैं, तो यहां पे हमने इस वाले स को ले लिया था, अब इस वाले श को हम लेंगे यहां पे, तो श, षटकोण वाला स। अब ये इन सभी का उच्चारण कहां से किया जाता है, तो इन सभी का उच्चारण होता है मूर्धा से। इसके बाद बात आती है दंत से। तो दंत से तो त वर्ग तो पूरा आएगा ही, त थ द ध न, ये सभी दंत से उच्चारित किए जाते हैं। दंत से इसके अलावा आपको ध्यान रख लेना है कि एक तो यहां से ले लेना है ये वाला ल, और एक यहां से ले लेना है ये वाला स। तो ल और श ये दंत से उच्चारित किए जाते हैं। ल और श, सॉरी इसमें लिख दिया है ल और श दंत से उच्चारित किए जाते हैं। ल और श ये दंत से उच्चारित किए, ल श ये दंत से उच्चारित किए जाते हैं। तो अब आपको ऐसे ध्यान रख लेना है कि ये तालु स है, ये मूर्धा श है, और ये दंत श है। तो ये सभी स नहीं है, श श श, ऐसे इनका उच्चारण किया जाता है। तालु, मूर्धा, दंत इनको कहा जाता है। सलजम वाला, षटकोण वाला नहीं कहेंगे अभी। यहां पे देखेंगे लास्ट में ओष्ठ वाला।
ओष्ठ में प फ ब भ म और इसके अलावा उ का भी हमने इसमें जो है उच्चारण कर लिया। अब बचे तुम्हारे पास देखेंगे तो ए ओ। तो ए ओ का उच्चारण कैसे किया जाता है? जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो तब बताई थी दो प्रकार की चीजें। कौन कौन सी? अभी ये याद कैसे होंगी उनकी भी ट्रिक बता देंगे, ध्यान देना। तब आपको दो प्रकार की चीजें बताई थी जब स्वर पढ़ाए थे। एक तो बताए थे कि सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरे बताए थे संयुक्त स्वर, दूसरे बताए थे संयुक्त स्वर। तो एक प्रकार के स्वर जो होते हैं कौन से होते हैं? सजातीय स्वर। और एक प्रकार के स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर। जहां पे मैंने उच्चारण स्थान के आधार, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को बांटा था। तो उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होते हैं, पुलुत स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी मैंने दो भागों में बांट दिया था, एक सजातीय स्वर और एक संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर क्या होते हैं तो यहां पे समझेंगे। देखिए, मान करके चलता हूं, इस बॉक्स के अंतर्गत मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अ और अ का मेल करूंगा तो इससे बन जाएगा आ। मैं ई और ई का मेल करूंगा, इससे बनेगा बड़ा ई। मैं ऊ और ऊ का मेल करूंगा, ऊ और ऊ का मेल करूंगा तो इससे बनेगा दीर्घ ऊ, इससे बनेगा दीर्घ ऊ। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। यहां पर आप एक बात को समझना कि सजातीय स्वर के अंतर्गत आ जाता है आपका आ, ई और ऊ। आ, ई और ऊ सजातीय स्वर के अंतर्गत। सजातीय का मतलब क्या हुआ? देखो, अ से मिलके आ बना, ई से मिलके ई बना, तो एक जैसी शकल वालों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? सजातीय। हालांकि आता ये भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही है। बचे क्या क्या? देखिए, आपका आ है, ई है, ऊ है, ये तो आ गया आपका इसके अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे तो ये सारे ये जो है तीनों के तीनों, इनको हम बोलते हैं सजातीय। भाई आ आपका दीर्घ स्वर आ जाता है, ई आपका जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाता है, ऊ आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा ए ओ आओ, ये भी दीर्घ में आ जाते हैं। सबके उच्चारण स्थान देख लिए, ए ओ आओ के उच्चारण स्थान देखेंगे तो ए ओ आओ को हम संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये एक जैसे वर्णों के मेल से नहीं बनते हैं, अलग अलग वर्णों के मेल से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसी आधार पर आप इनका उच्चारण स्थान भी जो है वो ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान करके चलिए, अ को यदि मैं ए के साथ मिला दूं, अ को यदि मैं ई के साथ मिला दूं तो अ और ई के मेल से बनेगा ए, अ और ई के मेल से ए बनेगा। यदि अगर मैं अ और ए का मेल करूंगा तो अ और ए के मेल से बनेगा ए। आपको ध्यान से यहां पे समझ लेना है, यहां क्या हो रहा था? यहां एक जैसे वर्णों से बन रहे थे। अ से मिलकर के आ बना, ई से मिलके ई बना, ऊ से मिलके ऊ बना। लेकिन यहाँ पे अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। अ और ई का मेल करेंगे तो उससे ए बनेगा, अ और ए का मेल करेंगे तो उससे ए बनेगा। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रख लेना है कि ओ और आउ कैसे बनते हैं। तो जब हम अ और ऊ को मिलाएंगे तो उनके मेल से बनेगा ओ, अ और ऊ के मेल से बनता है ओ, और ओ और अ के मेल से, ओ और अ के मेल से बनता है औ। तो आपको यहां पे समझ आया कि भैया पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्वरों में अ, ई, उ, री, ये चार तो होते हैं मूल स्वर। इसके अलावा आ, ई, बड़ा ऊ, री, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और इसके अलावा ए ओ आओ हो गया। तो ये सात जो होते हैं ये होते हैं दीर्घ स्वर। और इन दीर्घ स्वरों में से भी तीन जो होते हैं वो होते हैं सजातीय स्वर। तीन के अलावा इनमें बाकी के जो चार होते हैं वो होते हैं अपने पास कौन से वाले? संयुक्त स्वर। तो अब ये देखेंगे तो ए किस किस से मिलकर के बना? अ और ई से। और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। ये ए किससे बना है? अ और ई से बना है। तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। और जो है वो कंठ से बना है, कंठ कंठीय स्वर, कंठीय व्यंजन है। और
अ जो है कंठ स्वर है, सॉरी, और ई जो है वो तालव्य स्वर है। तो अ और ई को अगर हम मिला देंगे तो अ और ई के मिल से क्या बनेगा, ए। तो अगर हमको ए का उच्चारण स्थान पूछा तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसी तरीके से हम देखेंगे तो यहां पर अ और ए के मिलाने से बड़ा वाला ए बनता है। अ और ए के मिलाने से बड़ा वाला ए बनता है। तो अ और ए के मिलाने से जब यहां पे बड़ा वाला ए बन रहा है तो देखेंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, और अ और ई के मिलाने से क्या बना, कंठ तालव्य बना। इसीलिए अ ए का उच्चारण स्थान हो जाता है बड़ा ए। इसको भी हम बोल देते हैं, ये भी किस कहां से उच्चारित होता है, कंठ तालव्य से ही उच्चारित होता है। बचा आपका ओ और आओ। तो ओ और आओ का उच्चारण स्थान देखने के लिए यहां पे समझेंगे। मान लो मैंने लिखा ओ, तो ओ मैंने आपको बताया ओ बनेगा अ और ऊ के मिल से, अ और ऊ के मिल से ओ बनेगा। अ आपका कहां से उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है, अ कंठ से उच्चारित होता है, और ऊ जो है ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसीलिए आपका जो ओ है ये कहां से उच्चारित होगा, तो कंठोष्ठ से, कंठ ओष्ठ से। इसको कंठोष्ठ्य कह देंगे, इसको कंठोष्ठ्य कह देंगे। ये कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होगा। अब आपको इसी तरीके से आउ का बताना है कि आउ कैसे उच्चारित होगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि आउ कैसे उच्चारित होगा। ये आप मेरे को कमेंट के अंदर अच्छे से बता सकते हो। अब बात आती है इनको याद कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो आपको याद भी चीजें हो गई होंगी। नहीं हुई है तो एक बार देख लेंगे। देखिए 5 वर्ग होते हैं, इनको हम लोग केटीएम डीओ करके याद रख सकते हैं। के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। ये तो हो गया। इसके अलावा इनमें किन किन स्वरों का, देखिए भाई, अ का, आ का और विसर्ग का, इनका उच्चारण होता है कंठ से। ई का, य का और श वाला, तो इनका उच्चारण होता है तालु से। इसके साथ कौन सा वर्ग है, च वर्ग। इसके साथ पहले वाले के साथ कौन सा वर्ग है, क वर्ग। ऐसे री र श, इनका उच्चारण होता है मूर्धा से। डी दंत वाला जो है, इससे त वर्ग पूरा आ जाएगा, ल और श, इसका उच्चारण हो जाता है। ओष्ठ से देखेंगे प फ ब ब म, इनका उच्चारण हो जाता है। तो आज उच्चारण स्थान के आधार पर आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद जो है अगली क्लास में मैं आपको व्यंजनों को कंप्लीट करके बता देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे संधि, और संधि मेरे ख्याल से आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आपने स्वर और व्यंजनों को इस तरीके से पढ़ा है। पहले व्यंजनों को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर चीजें समझ में आई अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।